नमस्कार, मैं प्रकार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि न्यायाधीशों को उनके पद से जो है कैसे हटाया जाता है। अभी हाल-फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके ऊपर जो है अब संसद में महाभियोग लाया जा रहा है। तो इस ज़रिए से आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जो है, जो आपके हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनको किस प्रक्रिया के थ्रू जो है या किस प्रोसेस के थ्रू जो है उनके पद से हटाया जाता है, ठीक है? तो आइए इसको हम शुरू करके हम समझते हैं। ये देखिए संवैधानिक और विधिक ढांचा क्या है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत क्या चीज़ें शासित होती है ये, ठीक है? और उसमें जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 122 क्लॉज़ 4, क्लॉज़ 5, 217 और 218 जो है, इसके तहत जो है आपके जो आपके न्यायाधीश होते हैं उनके ऊपर महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, वो इन आर्टिकल्स के बेस पे जो है होती है, ठीक है? अब देखिए इसमें जो पहला आर्टिकल आता है, आर्टिकल 124 क्लास 4 के अनुसार क्या बोला गया है कि न्यायाधीशों को उनके पद से जो हटाने के लिए या तो सिद्ध कदाचार या फिर अक्षमता के बेस पे यानी इसी आधार पे जो है उनके ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है, ठीक है? मतलब या तो वो सिद्ध कदाचार मतलब उनको किसी जो मामले में दोषी पाया जाए इस बेस पे, या फिर उनको ऐसा माना जाए कि वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से सक्षम नहीं है कोई भी निर्णय लेने के लिए, ठीक है? अगर ये चीजें सिद्ध होती हैं तो इसके आधार पे ना उनके ऊपर क्या लाते हैं, जो आपका महाभियोग लाया जाता है, ठीक है? उसके बाद क्या है, प्रस्ताव को वैध बनाने के लिए संसद के दोनों सदन में से किसी एक सदन में इसको पारित होना अनिवार्य होता है, और उसके साथ राष्ट्रपति को न्यायाधीश के पद से हटाने का अधिकार होता है। मतलब जो फाइनल डिसीजन होता है वो राष्ट्रपति का होता है। जब पूरा संसद से पास होने के बाद वो मैटर रिकॉर्ड होता है राष्ट्रपति के पास, फिर राष्ट्रपति आदेश देते हैं कि आपको जो है इस पद से हटाया जाता है, आपके ऊपर महाभियोग लगाया गया, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसको हम पूरा जो है अच्छे तरीके से डिटेल में समझते हैं। इसमें देखिए आर्टिकल जो आपका दिया गया था ये 24 क्लॉज 1 सॉरी 4, इसमें ये चीज बताया गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है। मतलब जो फाइनल पावर होती है वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है, और संसद के प्रत्येक सदन द्वारा जो है एक अभिभाषण के पश्चात पारित किया जाता है। और अभिभाषण कैसे पारित होता है कि जो सदन की कुल जो है, आप कह सकते हो जो सीट है, ठीक है, कुल जो है सदस्य का जो है उसका बहुमत होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो प्रेजेंट है वहां पे मतलब जो उपस्थित है और जितने लोग वोट कर रहे हैं उसमें से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए, तब जाके ये रिजोल्यूशन जो होता है आपका। और इसके साथ साथ एक चीज ये भी होना चाहिए कि मतलब या चाहे वो आप सिद्ध कदाचार के आधार पर और चाहे फिर आप जो है अक्षमता के आधार पर ही आगे आप जो आपका महाभियोग है उसको आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है? उसके बाद जो आपका अनुच्छेद 217 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी क्या कहता है, इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है समान आधारों पर इसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, ठीक है? मतलब जिस प्रक्रिया के थ्रू आप जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को या उनके जजेस को हटाते हो, तो सेम उसी प्रक्रिया से आपके हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको भी हटाया जाता है। ये आपका आर्टिकल कौन सा है, 217 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी दिस बताता है, ठीक है? और अगर इसमें हम देखें तो पूरे महाभियोग की जो प्रक्रिया होने वाली है, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे चीजें होती है, तो शुरुआत कैसा होता है, प्रस्ताव की शुरुआत जो कैसे होती है यानी इनिशिएशन ऑफ मोशन जो कैसे होता है। इसमें जो महाभियोग की प्रक्रिया है संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। मतलब जरूरी नहीं आपके लोकसभा में ही हो, राज्यसभा में हो, दोनों सदन में से किसी भी सदन में इस प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा सकता है। मतलब किसी भी सभा सभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन हाँ ये चीज जरूरी है, प्रस्ताव लाने के लिए जो है लोकसभा में कम से कम 100 सांसद जरूरी हैं, यानी 100 सांसदों का उसपे हस्ताक्षर होना चाहिए, और फिर राज्यसभा में कम से कम जो है 50 सांसदों का उसपे हस्ताक्षर होना चाहिए, यानी समर्थन होना चाहिए, वो उसके समर्थन में होने चाहिए कि हाँ इन पे महाभियोग लाना चाहिए, ठीक है? तो कम से कम 100 सांसद जो है किसके लिए, लोकसभा के लिए है, और 50 सांसद है किसके लिए, राज्यसभा के लिए। तो ये आपका यहाँ से शुरुआत होती है प्रस्ताव की, ठीक है? दूसरा चरण अगर हम देखें तो दूसरे चरण में स्पीकर या चेयरमैन की अनुमति होती है। ऐसा जैसा कि हमको पता है कि लोकसभा में जो हेड होते हैं या लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्पीकर बोला जाता है। और फिर आपके राज्यसभा में जो इस कह सकते हो परेड अध्यक्ष होते हैं उनको जो है सभापति बोला जाता है, या फिर इंग्लिश में चेयरमैन बोला जाता है, ठीक है? तो फिर संसद के संबंधित सदन के स्पीकर यानी लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन जो है प्रस्ताव की स्वीकृति पर निर्णय देते हैं। मतलब कि जब आप प्रस्ताव लेके जाते हो तो फिर उस पर डिसीजन लेना होता है किसको, चाहे वो चेयरमैन अगर राज्यसभा में होगा तो चेयरमैन उस पर निर्णय लेंगे, और फिर जो अगर लोकसभा में होगा तो स्पीकर उस पर निर्णय लेंगे कि हाँ मतलब इस प्रस्ताव को हमें आगे फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, यदि स्वीकार किया जाता है मतलब अगर स्वीकार कर लेते हैं वो, हाँ ठीक है जो प्रस्ताव आपके द्वारा जो दिया गया है
इसको स्वीकार किया जाता है। फिर उसके बाद वो जांच समिति बनाते हैं, ठीक है। तो जो जांच समिति बनती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो जांच कमेटी में 3 सदस्य होते हैं और 3 सदस्य वो कौन से हैं? ये आपका तीसरा चरण होता है। और इसमें हम देखें, जांच समिति जो है, ठीक है, गठित होती है। उस समिति में कौन-कौन होता है? 3 लोग होते हैं। पहला तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, मतलब आपके जो चीफ, अगर सुप्रीम कोर्ट होगा उसका एक जो न्यायाधीश होंगे, एक जस्टिस होंगे, ठीक है। उसके अलावा एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, ठीक है। और फिर एक प्रतिष्ठित न्यायविद यानी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट जो है, जो सरकार की नजर में लगे ऐसा कि हाँ ये न्यायविद व्यक्ति है, उसको जो है चुना जाता है। तो ये 3 मेंबर यानी 3 सदस्यीय कमेटी बनती है, किसके द्वारा? आपके लोकसभा की या फिर राज्यसभा, जिसके भी द्वारा ये पास किया जाता है, उसके द्वारा ये 3 सदस्यीय कमेटी बनती है। फिर यह समिति जांच करती है, निर्धारित करती है कि आरोप सिद्ध हुए हैं या नहीं। मतलब ये कमेटी ये निर्धारित करती है कि जिस आधार पे आपने चाहे उस सिद्ध कदाचार के आधार पे जो है ये महाभियोग ला रहे हैं, या फिर अक्षमता के आधार पे ये निर्णय ला रहे हैं। तो इन दोनों आधार को वो जो है इसमें जांच करती है कि यार किसी में कोई आधार इसमें है कि नहीं है। अगर वो सिद्ध कदाचार के आधार पर महाभियोग है तो उसको फाइंड करती है, अक्षमता के आधार पर तो उसको फाइंड करती है। अगर दोनों में से कोई सिद्ध हो जाता है तो मतलब हाँ, आरोप जो इसमें लगे हैं वो सही है और सिद्ध है, फिर ये चीजें आगे फॉरवर्ड की जाती हैं। और आगे फिर क्या होता है? संसद में जो है मतदान होता है, ठीक है। संसद में क्या होता है? मतदान होता है। यदि समिति आरोपों को प्रमाणित कर मानती है, ठीक है, संसद अगर जो समिति होती है, सदस्यीय समिति, अगर वो ये मान लेती है कि हाँ इस पे जो आरोप लगे हैं वो सिद्ध होते हैं, तो फिर दोनों सदनों में यह प्रस्ताव जो है रखा जाता है फिर आगे। और इसे दोनों सदनों में अलग अलग पारित करना होता है। मतलब एक बार राज्यसभा में पारित हो जाती है, फिर उसके बाद वहां से अगर पारित होने के बाद तब फिर लोकसभा में पहुंचती है। मतलब इस तरीके से होता है, अलग अलग तरीके से दोनों सदनों में पारित होना होता है। और किस तरीके से? जो टोटल सदस्य है, ठीक है, संसद की जो टोटल सदस्यता है उसका बहुमत होना चाहिए। और उसके अलावा जितने मेंबर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसका कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। इससे जो है दोनों सदनों में ये पास होना चाहिए। और पास होने के बाद देखिए यहाँ पे दिया है सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो वहाँ पे उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत यानी 2/3 वोट या मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये पास हो जाता है तो फिर आगे जो है ये पहुंचता है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। और इस पे जो है दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति आदेश द्वारा उस न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। तो आयोग ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। मतलब पहले 50 या 100 मेंबर के द्वारा ये क्या प्रस्ताव लाया जाता है, चाहे वो लोकसभा के पास चाहे वो राज्यसभा में, ठीक है। इस तरीके से लाया जाता है। फिर ये स्वीकृति करने के बाद 3 मेंबर्स की जो है 3 मेंबर की कमेटी बनाते हैं, ठीक है। 3 मेंबर की कमेटी बनने के बाद क्या होता है? 3 मेंबर की कमेटी में अगर ये यहाँ पे प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। अगर ये प्रूव्ड हो जाता है तो इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। संसद में क्या होती है? वोटिंग होती है। कहाँ पे? पार्लियामेंट में क्या होता है? वोटिंग होता है, ठीक है। पार्लियामेंट में वोटिंग होती है और वोटिंग में क्या चीजें होनी चाहिए? आपका जो है जो टोटल मेंबर है, ठीक है, जो टोटल मेंबर है, जो टोटल मेंबर होते हैं उसका जो है मेजॉरिटी होना चाहिए, ठीक है। उसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए, बहुमत होना चाहिए। और उसके अलावा जो है जो 2/3 मतलब 2/3 जो मेजॉरिटी होनी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए किसकी? जितने मेंबर वहां पे प्रेजेंट है और वोट कब है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जब पास हो जाता तो ये पहुंचता है फाइनली प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट, एक सेकेंड, ये फाइनली पहुंचता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट फाइनली पे मुहर लगाते हैं और फिर जो है आपकी जिस चीफ जस्टिस के खिलाफ जो ये महाभियोग आया होता है वो महाभियोग पास हो जाता है और राष्ट्रपति जी उसको क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। या फिर उसको जो है बोला जाता है कि आपके ऊपर महाभियोग है, आपके ऊपर ये कदाचार या फिर अक्षमता का आरोप जो था वो सिद्ध हो चुका है। तो आपको जो संसद पेपर है पास भी कर दिया गया, तो आपको अपने पद से हटना होगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब किसके किसके ऊपर अभी तक लगा है तो उसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए जो है जस्टिस रामास्वामी है, ठीक है। जस्टिस बी रामास्वामी है, इनके ऊपर 1993 में लगा हुआ था। आरोप साबित हुए लेकिन लोकसभा में 2/3 बहुमत जो है नहीं मिल पाया, इसलिए जो ये हटाए नहीं जा सके, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुमत नहीं हुआ इसलिए नहीं हटाया जा सके। दूसरा केस क्या है? जस्टिस जो है सौमित्र सेन जो है कलकत्ता हाई कोर्ट से थे। 2011 में इनके ऊपर आया था। और फिर इसमें क्या होता है? राज्यसभा में प्रस्तावित पारित हुआ, ठीक है, राज्यसभा में ये प्रस्ताव पारित हुआ था लेकिन जज ने इस्तीफा दे दिया। अगर आप में इस्तीफा स्वयं दे देते हैं तो फिर महाभियोग आगे नहीं प्रोसेस होता है, ठीक है। ऐसे ही हाथ में देखिए जस्टिस पीडी दिनाकरण के साथ ये हुआ था।
2011 में आरोप लगने के बाद उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। ऐसे ही जस्टिस केसी सोमैया और अन्य ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर क्या हुआ, कई मामलों में जांच शुरू हुई, लेकिन अधिकांश जजों ने या तो पूर्व ही इस्तीफा दे दिया या फिर महाभियोग आगे जो है क्या हुआ, पास ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये जो है आपके इतिहास में जो कुछ जो है चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, उनके ऊपर ये लगा था। तो आई होप ये पूरा प्रक्रिया आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। लेकिन चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक मिलते रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।